विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 12 में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में पढ़ा था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। आइए इस तथ्य का दोबारा अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1, तांबे का एक मोटा सीधा तार लीजिए तथा इसे चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदु X तथा Y के मध्य में रखिए। इस तांबे के तार के पास एक छोटी दिक्सूचक रखिए। इसकी सुई की स्थिति को नोट कीजिए। प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रभावित कराइए। दिक्सूचक सुई की स्थिति में हुए बदलाव का परीक्षण कीजिए। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य यह है कि तांबे के तार से प्रभावित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव पैदा किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत तथा चुंबक एक दूसरे से संबंधित हैं। इन गतिमान चुंबकों के विद्युत हर्ष क्रिश्चियन अस्टर्ड 1777 से 1851 और 19वीं शताब्दी के विख्यात वैज्ञानिक में से एक हर्ष क्रिश्चियन अस्टर्ड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1820 में अकस्मात उन्होंने यह खोजा कि किसी धातु के तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखे दिक्सूचक में विक्षेपण उत्पन्न हुआ। अपने परीक्षणों के आधार पर अस्टर्ड ने यह सिद्ध किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित एक परिघटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे चलकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे टेलीविजन, रेडियो, तंतु, प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के समान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अस्टर्ड रखा गया है। प्रभाव की उत्तरक्रमित संभावना के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। हम विद्युत मोटरों तथा अविद्युत चुंबकों के विषय में भी अध्ययन करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। हम इस तथ्य से बहुत अच्छी प्रकार से परिचित हैं कि किसी क्षण चुंबक के पास लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। दिक्सूचक की सुई वास्तव में एक छोटा क्षण चुंबक ही होती है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग दक्षिण तथा उत्तर दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला सिरा उत्तरमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहलाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है दक्षिणमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह निरीक्षण किया कि चुंबकों के विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण तथा सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। क्रियाकलाप 2, किसी चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल करके ड्राइविंग बोर्ड पर एक सफेद कागज लगाइए। इसके बीच में एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक के चारों तरफ एक समान रूप से कुछ लोह चूर्ण छितराइए। इस कार्य के लिए नमक छित्रकाव का उपयोग किया जा सकता है। अब ड्राइविंग बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं? लोहा चूर्ण अपने आप को चित्र में दिखाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। लोहा चूर्ण इस तरह के पैटर्न में स्वयं क्यों व्यवस्थित होता है? यह पैटर्न क्या निर्देशित करता है? चुंबक अपने चारों तरफ के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लोहा चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। उसी बल के कारण ही लोहा चूर्ण इस तरह के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वे रेखाएं जिनके अनुदेश लोह चूर्ण खुद संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती हैं। क्या आपके पास किसी क्षण चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी हैं? वास्तव में आप खुद भी किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। क्रियाकलाप 3, एक छोटी दिक्सूची तथा एक छड़ चुंबक लीजिए। किसी ड्राइविंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफेद कागज के बीचों बीच इस चुंबक को रखिए। चुंबक को किसी रेखा को अंकित कीजिए। दिक्सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के पास ले जाइए। यह कैसा व्यवहार करता है? दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की तरफ संकेत करता है। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की तरफ संकेत करता है।
दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियों को निकोली पेंसिल की सहायता से अंकित कीजिए। अब दिक्सूची को इस तरह रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर पहुंच जाए जहां पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। चित्र में दिखाए अनुसार चमक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस सिरे को दोहराते रहिए। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र बन जाए। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। ऊपर दी गई प्रक्रियाओं को दोहराकर जितनी संभव हो सके क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आपको चित्र में दिखाए जैसा पैटर्न प्राप्त होगा। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदेश गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप का निरीक्षण कीजिए। चुंबक के ध्रुवों के पास जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि होती जाती है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मान जाती है जिसके अनुदेश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर अंकित तीरों को ध्यान से देखिए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र के आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं के नजदीकी की कोटि द्वारा दिखलाया जाता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत ज्यादा निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होता है। अर्थात वहां पर उपस्थित किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अधिक बल कार्य करेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वे ऐसा करे तो इसका मतलब यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्रियाकलाप 1 में हमने यह निरीक्षण किया कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए आइए हम इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4 एक सीधा लंबा तांबे का तार, एक प्लग, कुंजी तथा 1.5 भी के 2 या 3 सेल लीजिए। इन सबको चित्र में दिखाए अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखिए। अब प्लग में कुंजी जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप की दिशा को नोट करें। यदि विद्युत धारा चित्र में दिखाए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की तरह विक्षेपित होगा। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी दिक्सूची के ऊपर तथा उसकी सुई के समांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक्सूची का विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। चित्र में दिखाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजन को प्रतिस्थापित कीजिए। इसके फलस्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा में बदलाव होगा, अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाएगी। दिक्सूची के विक्षेप की दिशा में बदलाव का परीक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि अब सुई पश्चिम की ओर अर्थात विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो गई है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने पर बना चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसका परिकलन हम एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 5 एक 12 भी की बैटरी, एक प्लग, कुंजी, 0.5 प्रेशर का एमीटर, एक प्रवृत्ति प्रतिरोध धारा नियंत्रक तथा एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लीजिए। एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके मध्य में से कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराइए। यह सावधानी रखिए कि
कार्डबोर्ड तार में ऊपर नीचे हिले डुले नहीं और स्थिर रहे। दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार तांबे के तार को उद्धृतता बिंदुओं x तथा y के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर, प्लग, कुंजी तथा धारा नियंत्रक से संयोजित कीजिए। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लोह चूर्ण समान रूप से चितारिए। धारा नियंत्रण के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए तथा एमीटर में विद्युत धारा का माप नोट कीजिए। कुछ लगाकर परिपथ बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से विद्युत धारा प्रभावित हो सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदु x तथा y के मध्य में लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर सीधा रहे। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। लोहा चूर्ण के पैटर्न का निरीक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि लोहा चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये संकेंद्रीय वृत्त क्या दर्शाते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करेंगे? वृत्त के किसी बिंदु पर दिक्सूची रखिए। सुई की दिशा का निरीक्षण कीजिए। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा बने चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। इस दिशा को तीर द्वारा दिखाइए। यदि सीधे तार में से गुजरने वाली विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी? इसका निरीक्षण कीजिए। यदि तांबे के तार में से गुजरने वाली विद्युत धारा के परिमाण को बदल दे तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को बदल दीजिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी बदलाव होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में बढ़ोतरी होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर पैदा हुआ चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है, लेकिन दिक्सूची तांबे के तार से विद्युत चला जाता है, तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका निरीक्षण करने के लिए हम दिक्सूची को चालक तार से दूर स्थित किसी बिंदु पर देखते हैं। आप क्या बदलाव देखते हैं? हम यह देखते हैं कि दिक्सूची का विक्षेप कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। दिए गए चित्र में यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारावाही धीरे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, उसके चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का आकार बड़ा हो जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए एक सुगम उपाय नीचे दिया गया। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहलाता है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न के बारे में पढ़ा है। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा बना चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा? हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी से व्युत्क्रमण पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली संकेंद्रीय वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा होता जाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जैसे ही हम वृत्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे दिखाई देने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी दिखाई देने लगती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की सरलता से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पाश के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं।
आप जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर पैदा हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलंबत निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो पैदा हुआ चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना ज़्यादा प्रबल होगा। इस कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा बराबर है, अतः व्यष्टिगत फेरों की चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। किरचॉफ 6 एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड ले जिसमें 2 छिद्र हो। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली ले जिसमें फेरों की संख्या अधिक हो और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। चित्र में दिखाए अनुसार कुंडली के सिरों को सिलेंडर में बैटरी, एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी से संयोजित कीजिए। कार्डबोर्ड पर लोह चूर्ण समान रूप से छितराइए। कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता दिखाई दे उसका निरीक्षण कीजिए। क्षेत्र की तुलना में n गुना ज़्यादा प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा बराबर है, अतः व्यष्टिगत फेरों की चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर बने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र में दिखाया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना किरचॉफ 3 में दिए गए चित्र में दिखाए गए क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या यह एक जैसे दिखाई देते हैं? वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, अर्थात परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा को परिनालिका के अंदर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार बनी चुंबक विद्युत चुंबक कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। हमने यह सीखा कि किसी चालक में से संवहन करने वाली विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के पास रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। आंद्रे मैरी एम्पियर 1775 टू 1836 फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली बल को नीचे दिए गए किरचॉफों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। किरचॉफ 7 एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी लीजिए। चित्र में दिखाए गए अनुसार इस छड़ को 2 संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज लटकाइए। एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के मध्य में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरमुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर रखी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एल्युमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी के साथ संलग्न में जोड़िए। एल्युमिनियम छड़ में सिरे B से A की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम यह देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाह्य दिशा में मुड़ जाती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाईं ओर मुड़ जाती है। छड़ विस्थापित क्यों होती है? इस किरचॉफ में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत प्राप्त होता है कि चुंबक क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारा छड़ A पर एक बल लगता है और यह भी संकेत प्राप्त होता है कि चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के संकेत विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को आपस में बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार दोबारा यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय सबसे अधिक
अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर लगे बल की दिशा का अनुमान हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 7 में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत इस तीनों दिशाओं को एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का वास्तव नियम कहते हैं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी अंगूठे तथा माध्यमों को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्य चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा अथवा चालक की गति की दिशा को और संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, विद्युत मापक यंत्र तथा माइक्रोफोन कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्रों तथा विद्युत धारावाही चालकों का उपयोग होता है। आगे के कुछ अनुभागों में हम विद्युत जनित्रों तथा विद्युत मोटरों के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्लेमिंग के वामस्थ नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। याद कीजिए, प्रभावित विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। अतः आरोपित बल की दिशा कागज में अंदर की ओर जाते हुए। यह भी जानिए, औषध में चुंबक तत्व विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अणुओं से संवहन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हमारी तंत्रिका एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक संवहन करती है जिसको हमें प्रयोगों में लाना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा में उसके 1/4 भाग के समान होते हैं। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है वे मस्तिष्क तथा हृदय हैं। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के अलग अलग भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशिष्ट तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI कहते हैं के इस्तेमाल के द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायता करता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के लाभप्रद उपयोग है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का इस्तेमाल विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, MP3 प्लेयरों, कंप्यूटरों आदि में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करती है? चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के मध्य इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P तथा Q से जुड़े होते हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा दूरी से संयोजित होती है। P तथा Q के बाहरी चालक के सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवाहित होती है तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर भी वापस आ जाती है। ध्यान रखिए, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की तरफ तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रभावित होती है। अतः CD तथा AB में विद्युत धारा की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग का वामस्थ नियम भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरमुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए धुरी वामावर्त तथा स्वतंत्र कुंडली घूर्णन करती है। आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X से जुड़ा होता है तथा P का संपर्क ब्रश Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदेश गुजरती है
वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को बदल कर देती है वह दिक् परिवर्तक कहलाती है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाएं सीढ़ी तथा AB पर लगे बलों की दिशाएं भी बदल जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB जो पहले अधोमुखी ढकेली गई थी अब ऊपरमुखी ढकेली जाती है तथा कुंडली की भुजा सीढ़ी जो पूर्व ऊपरमुखी ढकेली गई अब अधोमुखी ढकेली जाती है। अतः धुरी तथा कुंडली उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेते हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम पुनः दोहराता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली तथा धुरी का लगातार घूर्णन होता रहता है। व्यावसायिक मोटरों में विद्युत धारावाही कुंडली में पैरों की संख्या अत्यधिक होती है। अस्थायी चिमकों के स्थान पर विद्युत चिमक प्रयोग किए जाते हैं। कुंडली नर्म लोह क्रोड पर लपेटी जाती है। वह नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों संयोजित होकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। विद्युत चिमक के प्रेरण हमने अध्ययन किया है कि जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो वह चालक एक बल का अनुभव करता है। इस बल की वजह से वह चालक गति करने लगता है। अब हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है अथवा किसी स्थिर चालक के तारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, इसका सबसे पहले अध्ययन सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे की इस खोजने की कि किसी गतिशील चुंबक का इस्तेमाल किस प्रकार विद्युत धारा पैदा करने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की इस प्रभाव के बारे में जानने के लिए कि आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 8 अनेक फेरों वाली तारों की एक कुंडली AB ले। कुंडली के दोनों सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित करें। एक प्रबल छड़ चुंबक ले तथा इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे B की तरफ ले जाएं। क्या आप गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई बदलाव पाते हैं? गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप होता है। मान लीजिए यह दाएं तरफ हुआ है। यह कुंडली AB में विद्युत धारा की उपस्थिति का संकेत देता है। जैसे ही चुंबक गति करना बंद करता है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है। अब चुंबक के उत्तर ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाइए। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई बाएं तरफ विक्षेपित होती है, जो यह दिखाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले से विपरीत है। चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप द्वारा इंगित किया जाता है। कुंडली के पास किसी चुंबक को स्थिर अवस्था में इस प्रकार रखिए कि चुंबक का उत्तर ध्रुव कुंडली के सिरे B की तरफ हो। हम यह पाते हैं कि जैसे ही कुंडली को चुंबक के उत्तर ध्रुव की तरफ ले जाते हैं गैल्वेनोमीटर की सुई दाएं तरफ विक्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार जब कुंडली को उत्तर ध्रुव से दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती है। जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाता है। इस क्रियाकलाप से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? आप यह निरीक्षण कर सकते हैं कि यदि आप चुंबक के दक्षिण ध्रुव को कुंडली के B सिरे की तरफ गति कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण पहली स्थिति जिसमें उत्तर ध्रुव का इस्तेमाल किया गया था के विपरीत होगा। जब चुंबक तथा कुंडली दोनों स्थिर होते हैं तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता। अतः इस क्रियाकलाप से यह सुस्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के बीच में पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो दाईं ओर अथवा बाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा पर निर्भर करता है। आइए अब हम क्रियाकलाप 8 में कुछ बदलाव करते हैं और गतिमान चुंबक को ऐसी विद्युत धारा कुंडली से प्रतिस्थापित करते हैं जिसमें विद्युत धारा
के माप को बदला जा सकता है। क्रियाकलाप 9। तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक। इन कुंडलियों को चित्र में दिखाए अनुसार किसी विद्युतरोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। आप मोटे कागज को भी खोखले बेलन के रूप में लपेटकर यह परिक्रम कर सकते हैं। कुंडली 1 में, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है, सरण क्रम में प्लग कुंजी तथा बैटरी से संयोजित कीजिए। अन्य कुंडली 2 को भी चित्र में दिखाए अनुसार गैल्वेनोमीटर से जोड़िए। कुंजी को प्लग में लगाए गैल्वेनोमीटर के परीक्षण को नोट कीजिए। क्या इसकी सुई कोई विक्षेप दिखाती है? आप यह देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई अचानक ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर उसी गति से जल्द ही वापस शून्य पर आ जाती है। यह कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा का पैदा होना सूचित करता है। बैटरी से कुंडली 1 को वियोजित कीजिए। आप यह पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली 2 में एक क्षणिक विद्युत धारा का प्रभाव होता है, लेकिन इसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। इस क्रियाकलाप में हम यह निरीक्षण करते हैं कि जैसे ही कुंडली 1 में विद्युत धारा का प्रभाव स्थायी होता है, कुंडली 2 से संयोजित गैल्वेनोमीटर को कोई विक्षेप नहीं दिखाता। माइकल फैराडे 1791 to 1867। माइकल फैराडे एक प्रायोगिक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। अपने जीवन के आरंभिक काल में उन्होंने जिल्दसाजी की दुकान पर कार्य किया। फैराडे जिल्दसाजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। इससे उनके विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक से सर एल्फ्रेड डेवी के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक डेवी के व्याख्यानों के नोट तैयार किए और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट में डेवी की प्रयोगशाला में सहायक बना दिया गया। फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिनमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा वैद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित हैं। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने इस प्रकार के सामानों को ठुकरा दिया। फैराडे को किसी भी सामान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। इन परीक्षणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब भी कभी कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के माप में बदलाव होता है, विद्युत धारा समाप्त अथवा आरंभ होती है, तो कुंडली 2 में एक विभवांतर प्रेरित होता है। कुंडली 1 प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली 2 द्वितीयक कुंडली कहलाती है। जैसे ही प्रथम कुंडली क्षेत्र भी बदल जाता है, इस प्रकार द्वितीयक कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बदल जाती हैं। अतः द्वितीयक कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बदलाव ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा पैदा होने का कारण होता है। वह परिक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। व्यवहार में हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर उत्पन्न कर सकते हैं। ज्यादातर परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा पैदा करना अधिक सुविधाजनक है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम एक सरल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की माध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लिए आपस में लंबवत हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। यहाँ तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तथा माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निर्देशित करती है। यह सरल नियम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिन प्रयोगों को हमने ऊपर पढ़ा है, उनमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का माप प्राय बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग उद्योगों तथा घरों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा पैदा करने में भी किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति कराने में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न करती है। चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार
कुंडली एबीसीडी होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य में रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलय R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। दो स्थिर चालक ब्रशों B1 तथा B2 को अलग अलग रूप से क्रमशः वलय R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 अंदर से धुरी से संयोजित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित कुंडली को घूर्ण गति प्रदान करने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। जब दो वलयों से संयोजित धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर स्थायी चुंबक द्वारा पैदा किए गए चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मान लीजिए कुंडली एबीसीडी को चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में दक्षिणवार्त घुमाया जाता है। तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में सीढ़ी तथा AB दिशाओं कणदुष उत्पन्न विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में एबीसीडी दिशा में उत्पन्न विद्युत धारा प्रभावित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा आपस में संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। इसका अर्थ यह है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्धघूर्णन के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है और DCBA के अनुदेश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होती है। इस प्रकार अब बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की तीव्रता बदलती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो सामान्य काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा संक्षेप में ऐसी कहलाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की यह युक्ति प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र ऐसी जनित्र कहलाती है। दिष्ट धारा अर्थात DC, जिसमें समय के साथ दिशा में बदलाव नहीं होता, प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रश हमेशा ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश हमेशा नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय दिक् परिवर्तक की कार्यप्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा पैदा होती है। इस प्रकार का जनित्र दिष्ट धारा DC जनित्र कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें से अधिकतर में प्रत्यावर्तित विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के बाद अपनी दिशा उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। अर्थात इस प्रत्यावर्तित धारा AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। DC की अपेक्षा AC का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को दूर दूर तक के स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। घरेलू विद्युत परिपथ। हमें अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों जिसे मेंस भी कहते हैं से मिलती है। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा विद्युत भूमिगत केबलों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार जिस पर हमेशा लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युत में तार अथवा धनात्मक तार कहलाता है। दूसरे तार को जिस पर काला आवरण होता है उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में जाते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से जोड़ा जाता है। ये तार घर के अलग अलग परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्राय घरों में दो अलग परिपथ होते हैं। एक 15A विद्युत धारा अनुमानक के लिए, जिसका इस्तेमाल उच्च शक्ति वाले
शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे वायु कूलर, गीजर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 फेज विद्युत धारा अनुमानक के लिए होता है, जिसे पंखे बल्ब आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार, जिस पर हमेशा हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के अंदर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, मेज का पंखा, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से जुड़ा भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए कम प्रतिरोध वाला चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संयंत्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस संयंत्र का विभव भूमि के विभव के समान हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इस संयंत्र को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। दिए गए चित्र में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में से किसी एक परिपथ का व्याख्या आरेख दिखाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में उदासीन तथा विद्युत में तारों के बीच विभिन्न विद्युत संयंत्रों को जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक संयंत्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है, ताकि इच्छा के अनुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके, सभी संयंत्रों को बराबर वोल्टता मिल सके। इसके लिए उन्हें आपस में पार्श्व में संयोजित किया जाता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक आवश्यक अवयव होता है। अध्याय 12 में हमने विद्युत फ्यूज की कार्यविधि एवं सिद्धांत के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संयंत्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब उदासीन तार तथा विद्युमय तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो जाता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाए या संयंत्र में कोई दोष आ जाए। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघुपतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल विद्युत संयंत्र तथा विद्युत परिपथ को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को बंद करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश अकस्मात होने वाली वृद्धि से कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संयंत्रों को जोड़ने से भी अतिभारण हो जाता है।